वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई, जिसका पार्ट 1 हमने किया था और उसमें हमने कोशिका झिल्ली के बारे में जाना था। इसमें हम वहाँ से आगे से शुरू करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है इसमें कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि जो कोशिका झिल्ली थी वो दोनों तरह की कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे वो पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है। ये एक तरह का जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिससे कोशिका भित्ति बनी हुई होती है, जो कि पादप को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है और कोशिका भित्ति पादप कोशिका को आकार प्रदान करती है। नेक्स्ट है जीव द्रव्य कुंचन। जब किसी पादप कोशिका में प्राशन द्वारा जल की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी कोशिका है, उसके अंदर जो भी उसका कोशिका द्रव्य है, उसके अंदर जो पानी मौजूद है, वो अगर किसी तरह से बाहर निकल जाए और वो कोशिका एकदम सिकुड़ जाए, उसके अंदर के जितने भी उसके कंपोनेंट यानी कोशिका अंगक हैं और जो उसकी झिल्ली है वो सब सिकुड़ जाए, तो उस स्थिति को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। नेक्स्ट है केंद्रक। कोशिका के भागों के बारे में हमने जाना था कि कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं। पहली तो जो होती है उसके बाहरी दीवार कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति हो सकती है, दूसरा है केंद्रक और तीसरी है उसके कोशिका अंगक। तो इसका हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, वो हमने अपने अगले वाले वीडियो में देखा है और इस वीडियो में हम जानेंगे केंद्रक के बारे में। कोशिका के मध्य में एक केंद्रक होता है और केंद्रक जो होता है वो केंद्रक झिल्ली द्वारा ढका हुआ होता है। यानी कि पहले तो कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली होती है, फिर इसके अंदर एक केंद्रक होता है और इस केंद्रक के चारों ओर भी एक झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके वजह से जो यहाँ कोशिका के अंदर द्रव्य मौजूद होता है, कोशिका द्रव्य, वो इसके अंदर से आ जा सकता है। ये केंद्रक का एक चित्र है। नेक्स्ट है केंद्रक के अंदर जो मौजूद क्या क्या होता है। केंद्र के अंदर जो क्रोमोटिन राइसोसोम जो मौजूद होते हैं, उनमें एक डीएनए होता है। केंद्र में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय सड़ के आकार के दिखाई देते हैं। यानी केंद्र के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो कोशिका विभाजन के समय सड़ के आकार के दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम होते क्या हैं? क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। यानी एक क्रोमोसोम होता है, उसमें अनुवांशिक गुण होते हैं जो अपने माता पिता से उनके बच्चों में जाता है, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों में वो गुण आगे से आगे इस तरह से चलते रहते हैं। और जो क्रोमोसोम और डीएनए है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी सूचनाएं होती है। यानी कि जो डीएनए का अणु होता है उसके अंदर में कोशिका किस प्रकार से बनेगी, कोशिका कब खत्म हो जाएगी, ये सब सूचनाएं उसके अंदर संग्रहित होती हैं। डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई है उसे जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उनमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहते हैं। यानी कि जब कोशिका विभाजन होता है तब तो डीएनए क्रोमोसोम के रूप में होते हैं, और जब कोशिका अपनी स्थिर अवस्था में होती है उस समय जो ये डीएनए है वो क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाओं का एक जाल वाला पिंड होता है। यानी कि क्रोमेटिन जो पदार्थ होता है वो धागे के संरचना के रूप में रहता है, जो धागे का एक गुच्छा होता है उस तरह से ये क्रोमेटिन रहता है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अंतर क्या क्या है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो यूकैरियोटिक होती है, दूसरी प्रोकैरियोटिक होती है। उनके अंदर क्या क्या अंतर है वो हम अब जानेंगे इस स्लाइड में। सबसे पहले यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसका आकार बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक की तुलना में। और सेकंड पॉइंट है यूकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं उसका केंद्रक सुसंगठित होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कोशिका है, कोशिका के बाहर की झिल्ली है ये, इसके बाद जो केंद्रक है, इसके बाद केंद्र के बाहर भी एक
केंद्रक झिल्ली है। इसी प्रकार से जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसके अंदर जो ये केंद्रक की झिल्ली होती है वो सुव्यवस्थित ढंग से होती है, और जो केंद्रक होता है वो सुव्यवस्थित ढंग से होता है, उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली रहती है। लेकिन जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं होता है, इसमें कोशिका का सुसंगठित केंद्र नहीं होता है और केंद्र के जो चारों ओर झिल्ली होती है वो नहीं होती है। जैसा आप इस चित्र में देख लो, ये यूकैरियोटिक कोशिका है, इसका केंद्र है एक झिल्ली से घिरा हुआ है, और इसका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्र है वो अव्यवस्थित है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं डीएनए वाले, वो एक से अधिक होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमेशा एक ही क्रोमोसोम होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक की तरह अन्य जो कोशिका अंगक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह, उन सभी के ऊपर भी एक अलग तरह की झिल्ली होती है, और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं होती है। बेसिकली प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो दूसरे अन्य जीवों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका द्रव्य। प्लेज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। कोशिका द्रव्य जो कोशिका की बाहर की झिल्ली है और जो केंद्रक है उसके बीच में जो तरल पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें बहुत विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका के अंगक कहते हैं। तो जो कोशिका के दूसरे अंगक होते हैं वो इसी कोशिका द्रव्य में होते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य कहलाते हैं। यानी जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिल जाते हैं तो इसे जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंग कौन कौन से अब देख लेते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका है जिसे ईआर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, गोल्जी उपकरण है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लेटिस्ट है और रसदानियां है। ये कुछ इस प्रकार से ये कोशिका के अंगक हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जान रहे हैं। ये एक तरह से जंतु कोशिका का डायग्राम है। देखिए ये जो है ये इसका केंद्रक है, और ये इसके जो चारों ओर है वो इसकी प्लेज्मा झिल्ली है, और ये झिल्ली के अंदर छोटे छोटे रंध्र हैं जो बाहर से जल और वायु अंदर लेती हैं और बाहर जाने देती हैं। और इसके जो कोशिका द्रव्य है ये वाला, इसके अंदर ये कोशिका के अंगक हैं, जैसे ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो गोल वाल है वो लाइसोसोम है, और ये गोल्जी उपकरण है, और ये अंतर्द्रव्य जालिका है ये वाली। चलो आगे जानते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैले पुटिकों की तरह दिखाई देती है। ये देखिए ये है अंतर्द्रव्य जालिका, ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है, और ये वाली जो है ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है। तो जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो नलिका एवं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये नलिका एवं गोलाकार तथा आयताकार थैलों के समान दिखाई देती हैं। अंतर्द्रव्य जालिका की रचना भी प्लेज्मा झिल्ली के समरूप होती है, यानी कि जिस पदार्थ से प्लेज्मा झिल्ली और जो कोशिका की बाहरी जो झिल्ली बनी हुई होती है उसी प्रकार से अंतर्द्रव्य जालिका भी बनी हुई होती है। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, मैंने आपको डायग्राम में बताया। एक तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, दूसरी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है उसमें राइबोसोम लगे हुए होते हैं, और ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। और जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती हैं वो वसा और प्रोटीन के अणुओं को बनाने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट जो कोशिका अंगक है वो है गोल्जी उपकरण। कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित, यानी कैमिलो गोल्जी जो थे उन्होंने इस गोल्जी उपकरण को कोशिका के अंदर खोजा था। कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त सप्टी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के समानांतर सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। अभी हमने जो कोशिका के डायग्राम में ये कुछ इस प्रकार से होता है गोल्जी उपकरण, ये एक दूसरे के ऊपर समानांतर लगे हुए रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्जी उपकरण में अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वो गोल्जी उपकरण से जुड़ी हुई रहती है। अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और इन्हें कोशिका के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि जो
अंतर्द्रव्य जालिका हैं उनमें जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, और जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है वो वसा का निर्माण करती है। तो इस तरह से जो अंतर्द्रव्य जालिका में जो पदार्थ बनते हैं वो गोल्जी उपकरण में एकत्रित होते हैं, और इसके बाद जो गोल्जी उपकरण है वो उन पदार्थों को कोशिका के दूसरे अंगों तक पहुंचाता है। गोल्जी कण के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है, यानी जो गोल्जी उपकरण है वो कोशिका के एक और अंग लाइसोसोम का भी निर्माण करते हैं। अब लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम में झिल्ली से गिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका इन एंजाइमों को बनाती है। यानी जो लाइसोसोम होता है वो एक झिल्ली द्वारा गिरा हुआ होता है, यानी झिल्ली द्वारा एक बंद होता है, उसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं, और ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका इन एंजाइमों को बनाती है। लाइसोसोम का मुख्यतः कार्य अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, यानी कोशिका के अंदर कोई भी टूटा फूटा भाग है या कोई बाहर से अगर ऐसी पदार्थ कोशिका के अंदर आ जाए जो कोशिका को नष्ट कर सकता है, तो ये लाइसोसोम पहले ही उसका काम निपटा देते हैं, यानी उसके अपशिष्ट का निपटान करने वाला एक तंत्र है। ये बाहरी पदार्थों एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पसित करके कोशिका को साफ कर देता है, यानी ये लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका की सफाई करना है। और कोशिका में कोशिकीय मेटाबॉलिज्म के व्यवधानों के कारण कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती हैं, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इनमें एंजाइम अपनी कोशिका को ही पचा लेते हैं। इसके जो एंजाइम होते हैं वो खुद की कोशिकाओं को ही पचा लेते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या होता है कि जो लाइसोसोम का कार्य तो होता है वो अपशिष्ट को निपटान करने का होता है, यानी कि उसके अंदर जो भी गंदगी बाहर से आ रही है या कोशिका के कोई अंग टूट फूट गए हैं तो उनको ये पचा लेता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि ये कोशिका को ही पचा लेता है, इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका की अधिकांश ऊर्जा जो होती है वो खुद माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसके रूप में कोशिका में ऊर्जा प्रदान करता है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी का निर्माण करता है। शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी से संचित ऊर्जा का उपयोग करता है, यानी कि हमारा जो पूरा शरीर है वो कोशिका के अंदर जो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो ऊर्जा जमा होती है उसका उपयोग करता है, और उस ऊर्जा को बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर एक कोशिका कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट जो कोशिका का अंगक है वो प्लेस्टिड है, और ये जो होती हैं वो पादप कोशिका में पाई जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला ल्यूकोप्लास्ट होता है और दूसरा क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो या तो श्वेत होता है, यानी या तो सफेद होता है या इसका कोई रंग नहीं होता है, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये मुख्यतः कलर वाले होते हैं। इनमें से एक क्रोमोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट। आपने जो क्लोरोप्लास्ट पादप की पत्तियों जो हरी होती हैं वो इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण होती है क्योंकि इसमें हरा वर्णक होता है। क्लोरोप्लास्ट पादपों में प्रकाश संश्लेषण में सहायक हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं और इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, यानी जिस प्रकार से जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसी तरह ये प्लेस्टिड जो होते हैं वो पादप कोशिका में होते हैं, और पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। नेक्स्ट है रसदानी। रसदानियां ठोस एवं तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियों हैं। जो ये रसदानियां हैं वो ठोस एवं तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं, ये संग्रहित करके रखते हैं ठोस पदार्थों को और तरल पदार्थों को। जंती कोशिका में रसदानियां छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिका में रसदानियां बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं की रसदानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है, ये कोशिका को स्फूर्ति एवं कठोरता प्रदान करते हैं। जो पादप कोशिका में कठोरता प्रदान करने का मुख्य कारण यही है, पहला तो जो कोशिका भित्ति होती है उसके चारों तरफ, और दूसरा उसके अंदर जो होती है वो बड़ी बड़ी रसदानियां होती हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसदानियां अतिरिक्त जल एवं कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसके अंदर ये रसदानियां या तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं या कुछ अतिरिक्त जल या
भोजन सामग्री को अंदर एकत्रित करने के लिए ये राजधानियां उपयोग में ली जाती हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉप पॉइंट है इस लेसन का, वो है कोशिका विभाजन। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। यानी कि अगर शरीर है उसकी वृद्धि करने, जब वृद्धि होती है तो उसके जो कोशिकाएं होती है, यानी शरीर तो पूरा कोशिकाओं से बना हुआ होता है, इसलिए कोशिकाओं में जब वृद्धि होगी तो शरीर में वृद्धि होगी। इसलिए जीवधारियों के वृद्धि करने के लिए नई कोशिकाएं बनने जरूरी है। नई कोशिका किससे बनेगी? जो कोशिका सिद्धांत के अनुसार जो पहले से ही कोशिका मौजूद है उन्हीं से नई कोशिकाएं बनेंगी। और कुछ कोशिकाएं मृत हो जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो उनके लिए भी, उनको प्रतिस्थापन करने के लिए भी नई कोशिकाएं बनानी होती हैं। इसलिए कोशिका विभाजन द्वारा कोशिकाएं बनती हैं। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी मृत क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन हेतु, प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं को बनने की जो प्रक्रिया है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला तो जो है वो समसूत्री विभाजन है और दूसरा है वो अर्धसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि इस प्रकार के विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही होती है। यानी कि जिस कोशिका से बनती है नई कोशिकाएं उसे कहते हैं मात्र कोशिका, और जो नई कोशिकाएं बनती हैं उसे कहते हैं संतति कोशिका। और जो समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो संतति कोशिका है उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो अपनी मात्र कोशिका के बराबर ही होते हैं। यानी कि जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में है उतने ही गुणसूत्र संतति कोशिका में होंगे। और मुख्यतः समसूत्री विभाजन के समय दो कोशिकाएं बनती हैं, यानी दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। और जो अर्धसूत्री विभाजन है वो क्या है? जंतुओं और पादपों में प्रजनन अंगों एवं ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। इन्हें अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें संतति कोशिकाओं की संख्या 4 होती है तथा संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के गुणसूत्रों की आधी होती है। हमने समसूत्री विभाजन में क्या देखा कि जो कोशिकाएं संतति कोशिकाएं थी वो 2 थी और जो मात्र कोशिका थी उसके बराबर ही इसके अंदर गुणसूत्र थे। इसमें ठीक उल्टा हो जाएगा कि जो संतति कोशिका है उसके अंदर मात्र कोशिका के आधे 1/2 गुणसूत्र होंगे और जो फाइनल संतति कोशिकाएं होगी वो 4 होगी और जो समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका होगी वो 2 होगी। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर होता है यहीं खत्म। तो इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो करेंगे हम अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना।